लास्ट एपिसोड 32 पेश कश्मीर कारवां। इंस्पेक्टर ने सनसनीखेज इंकशाफ किया। वो इस शहर की एक मशहूर सियासी और समाजी शख्सियत मियां जाहिद हुसैन की लाश है। मैंने उस पर निगाह पड़ते ही उसे पहचान लिया था। मियां जी को भी इस कहानी में बड़ी ही खूबसूरती और कारीगरी से फिट करना होगा। सर, आप बहुत ही मंजे हुए कहानीकार हैं। एएसआई ने मस्का लगाया। आपके लिए कुछ मुश्किल नहीं, ये तो आपके बाएं हाथ का खेल है जिसे आप चुटकी में अंजाम दे देंगे। बात खत्म करते ही उसने चुटकी बजाने का अमली मुजाहरा भी कर डाला। कुछ करते हैं। चरबेली तोन वाला इंस्पेक्टर उठकर खड़ा हो गया और मेरे साथ। फिर वो दोनों तेजी से बेडरूम से निकल गए। मैंने एक तवील सांस खारिज की और ताजा तरीन सूरत हाल पर गौर करने लगा। यहाँ एक नया और सनसनीखेज खेल शुरू होने वाला था। मैंने अपने मुल्क की पुलिस के कारनामों के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था, जिस पर यकीन करने को जी नहीं चाहता था, लेकिन जब इस किस्म के वाकयात सामने आते हैं तो शर्म से मेरी गर्दन झुक जाती है। मैं ये नहीं कहता कि पुलिस का पूरा डिपार्टमेंट ही करप्ट है। यकीनन इस महकमे में भी ईमानदार, फर्जशनास और कानून परवर लोग मौजूद हैं, मगर बहसीयत मजमूई अवाम में इस महकमे के हवाले से तासर कुछ अच्छा नहीं पाया जाता। अच्छे पुलिस वालों की महदूद तादाद में अच्छाइयाँ, बुरे पुलिस वालों की लामहदूद बुराइयों में कहीं गलत मलत होकर गलत सलत हो जाती हैं, जो कि अफसोसनाक बात है। इंस्पेक्टर की बातों से जाहिर हो गया था कि वो मियां जाहिद हुसैन को एक समाजी और सियासी शख्सियत के तौर पर जानता था, मगर इस मरदूद की असल हैसियत से नावाकिफ था। मेरे लिए ये हैरत की बात थी। पुलिस वाले तो इन चीजों से भी वाकिफ होते हैं जो सिरे से इस दुनिया में मौजूद ही नहीं होती। इंस्पेक्टर एक फाल सिंडिकेट के रोहे रवा से नाचता था। ये बात नाकाबिले यकीन और समझ में ना आने वाली थी। उसी वक्त बेडरूम से बाहर बंगले के अहाते में क्लाशनकोफ की मौत बरदार कह के ही गूंजने लगे। मैं समझ गया अब वहाँ कौन सा ड्रामा खेला जाने वाला है। वहाँ जो कुछ भी हो रहा था वो मेरे हक में जाता था। मुझे किसी कारनामे का क्रेडिट नहीं लेना था। अगर ये सब कुछ इंस्पेक्टर और एएसए के खाते में दर्ज होने वाला था तो मेरी भला से मेरे लिए खुशाइंदा बात तो यही थी कि फौरी तौर पर इस बंगले का मुहासरा खत्म होने वाला था। लिहाजा मेरे वहां से निकलने में बहुत कम वक्त रह गया था। क्लाशनकोफ्स के मजीद 2-3 ब्रश सुनाई दिए, फिर खामोशी छा गई। थोड़ी देर बाद बंगले के अंदर दर्जन भर अफराद दौड़ते हुए कदमों की आवाजें उभरने लगी। मुहासरा तोड़ दिया गया था। मैंने पर्दे के पीछे रहते हुए चंद लम्हे इंतजार किया। मेरी जानब खामोशी का राज था। पुलिस वालों की आवाजें ड्राइंग रूम की तरफ से आ रही थी। मुझे इस बात से कोई गरज नहीं थी कि अब वहाँ कौन सा ड्रामा रचाया जाने वाला है। मैं पहली फुर्सत में इस बंगले से निकलना चाहता था। अगले 15 मिनट में निहायत एहतियात का मुजाहरा करते हुए मैं अकबी दीवार फांग कर बंगले से निकल चुका था। बंगले के अकबी हिस्से में 2 और बंगले थे। उन पर भी गहरी तारीकी छाई हुई थी, लिहाजा मुझे किसी दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ा। निसार शहीद पार्क तक मैंने पैदल सफर किया और फिर डिफेंस के नजदीक मुझे एक टैक्सी मिल गई। इस टैक्सी के जरिए मैं डेंटल क्लिनिक पहुंचा, जहां मेरी नीली गाड़ी खड़ी थी। उस वक्त रात के 12:15 बजे थे। मज़कूरा क्लिनिक का वक्त खत्म हो चुका था। मैंने गाड़ी में सवार होने के लिए दरवाजे के लॉक में चाबी लगाई तो अपने कदमों के इंतहाई करीब किसी नरम और मुलायम शय की मौजूदगी ने मुझे चौंकने पर मजबूर कर दिया। बेसाख्ता मैंने अपने पाँव को झटका। उस वक्त एक मानूस आवाज मेरी समाज से टकराई। मियाऊं। अगले ही लम्हे डार्लिंग मेरे सामने मौजूद थी। मैं बेइख्तियार मुस्कुरा दिया। वो जाने कब से वहां मेरी वापसी का इंतजार कर रही थी। वफा शार और फर्मा बरदार अतात गुजार बीवियां इसी तरह अपने शोहरों की राह देखती हैं। उस वक्त मुझे डार्लिंग पे बहुत ही प्यार आया। मैं एक मिशन से कामयाब लौटा था। शायद उसी खुशी का तासुर था कि मैंने फितरत जज्बात में झुककर डार्लिंग को अपनी बाहों में समेट लिया। वो म्याऊं म्याऊं करते हुए बड़े ही माशूकाना अंदाज में मेरे बाजू में अपना मुंह रगड़ने लगी। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे वो किसी कारनामे पर डार्लिंग मुझे मुबारकबाद पेश कर रही है। मैंने फ्लैट में कदम रखा तो फोन की घंटी बज रही थी। दरवाजे को अंदर से लॉक करने के बाद मैंने सफरी बैग को सोफे पर फेंका और आगे बढ़कर रिसीवर उठा लिया। हेलो के जवाब में मुझे दूसरी तरफ से शोएब गौरी की आवाज सुनाई दी। उसने पुरजोश लहजे में कहा, वजदान, तुम कहाँ रह गए थे? मैं आधे घंटे से तुम्हें ट्राई कर रहा हूँ। क्यों, हैरियत तो है? सब हैरियत है, उसने जल्दी से कहा। वजदान, तुम्हारे लिए मेरे पास एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, बल्कि ये खुशखबरी हमारे लिए मुश्तरका अहमियत की हामिल है। उसके लहजे में हासी सनसनी पाई जाती थी। मैंने कहा, मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक आला क्वालिटी की न्यूज मौजूद है। ये वेरी हैप्पी एंड गुड न्यूज भी हम दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो इस तरारी अंदाज में बोला, बताओ क्या खुशखबरी है? पहले तुम बताओगे। मैंने कहा, खुशखबरी का जिक्र तुमने किया है। ओके,
वो मसलहत अमीज लहजे में बोला। फिर उसने बताया, वजदान मिस्टर नील आर्मर ने मतरूक कुएं का दफीना बरामद कर लिया है। क्या वाकई? मैं बेसाख्ता हैरत भरे लहजे में बोला, बिल्कुल ऐसा ही है। वो कतियत से बोला, तफसील क्या है? मैंने पूछा और वो बताने लगा, जैसे कि तुम जानते हो कि 2 रोज कबल मिस्टर नील आर्मर मुझसे एक इंतहाई अहम मीटिंग करके रामपुर यानी अमृतसर रवाना हो गया था। यहाँ आने से पहले वो मौजा रामपुर के चौधरी रामदास से तमाम मामला तय करके आया था। आज शाम में नील आर्मर ने मुझे इतला दी कि वो लोग अपने मिशन में कामयाब हो गए हैं। पाक भारत सरहद पर राम की उस जमीन से मतरूक कुएं का फासला चंद गज से ज्यादा नहीं था। फिर मिस्टर नील आर्मर अपने साथ बेहतरीन टीम लेकर गया था, जिसकी महारत का मुंह बोलता सबूत कसीरुल मालियत सोने की बासियाबी है। ये तो वाकई बहुत बड़ी खबर है। मैंने कहा, फिर पूछा, क्या इतना ही सोना बरामद हुआ है जितनी हम तवक्का कर रहे थे? मिस्टर नील आर्मर के मुताबिक बाजियाब होने वाले सोने की कीमत हमारी तवक्का से कहीं ज्यादा है, शब गौरी ने बताया। और ये बात तुम अच्छी तरह जानते हो। गोल्ड के मामले में नील आर्मर की राय को चैलेंज नहीं किया जा सकता। वो एक मारूफ गोल्ड अकाउंट बैंक का मालिक है। हाँ, ये तो है, मैंने कहा। मैं तो समझ रहा था कि इतना अरसा गुजर जाने के बाद पता नहीं उस दफीने की क्या हालत होगी। 20 साल कोई कम मुद्दत नहीं होती। शेब ने कहा, खुदा का शुक्र है वो सोना अपनी असली हालत में हमारे हाथ लग गया है। वैसे कुएं के उन 2 थैलों ने नील आर्मर को बहुत ही मुतासर किया है। नील आर्मर ने उनकी बहुत ही तारीफ की है, जिनमें सोने के बिस्किट भरे गए थे। वो दोहरी नहीं बल्कि तहरी तय वाले थैले हैं, जिसकी वजह से खजाने का कुछ नहीं बिगड़ा। और जिस तरह मतरूक कुएं में वो फेंका गया था, बिल्कुल उसी तरह महफूज हालत में हमने हासिल कर लिया है। वो एक लम्हे को सांस लेने की खातिर रुका, फिर बात जारी रखते हुए बोला, तुम एक दिलचस्प बात बताऊं वजदान। मतरूक कुएं के मुकाम पर इस वक्त सरसब्ज खेत लहरा रहे हैं। वो तुम्हारे दुश्मने देरीना चौधरी नवाज अली की जमीन है, जिसमें फसल सर उठा रही है। चौधरी नवाज अली के जिक्र पर मैं चौंक कर पूछा, शेब, इस दफीने तक रसाई के लिए नील आर्मर ने अपनी टीम से जो जेर जमीन खुदाई करवाई है, वो नवाज अली की नजर से ओझल है ना? एकदम ओझल, वो कतियत से बोला। वो हमारी इस कामयाबी से यकसर बेखबर है। मैंने हियाल अफजो लहजे में कहा, तुम्हारी बात दिल को लगती है। अगर मलिक नवाज अली को तुम्हारे मिशन की भनक भी मिल जाती तो वो हर किस्म की बड़ी से बड़ी रुकावट खड़ी कर सकता था। सोने की तलाश ने उसे नीम दीवाना सा बना रखा है। वो हर कीमत पर उस सोने को हासिल करना चाहता है। अज़ाबाद जब कभी उसे मालूम होगा कि उसकी बेखबरी में वो सोना उसकी जमीन के नीचे से पुरस्कार अंदाज में कहीं और मुंतकिल हो चुका है, तो मुमकिन है उस पर दिल का दौरा पड़ जाए। मैं किसी भी सूरत इस वारदात की खबर उस तक नहीं पहुंचने दूंगा, शेब ने संजीदा लहजे में कहा। अभी तो तुमने मलिक नवाज से 2-2 हाथ करना है। मैं चाहूंगा कि वो दिल के दौरे से नहीं बल्कि तुम्हारे हाथों से अपने अंजाम को पहुंचे। चौधरी नवाज अली के तस्करे ने मेरे जहन में साहिल का सरापा रोशन कर दिया। जहन्नम मकानी मियां जाहिद हुसैन के आखिरी बयान के मुताबिक आज सुबह साहिल को बाई रोड लाहौर रवाना कर दिया गया था और वो कल सुबह लाहौर पहुंच जाती। उसके बाद दोपहर तक वो मौजा रखावाली में होती। हम तकरीबन 7 साल लाहौर पहुंचने वाले थे। मेरी फ्लाइट 8 बजे की थी, जो ज्यादा से ज्यादा 9:30 बजे लाहौर पहुंच जाती। मुझे नहीं मालूम था कि वो किस प्राइवेट जीप में यहाँ से रवाना की गई थी और इसकी निगरानी के लिए मियां जाहिद हुसैन ने कितने बंदों को साथ भेजा था। जब मैं मियां जाहिद हुसैन से आखिरी मुकालमत कर रहा था, जो मुझे जोशी जज्बात की वजह से ये अहम बातें जानने का ख्याल नहीं रहा था। वैसे एक बात तो तय थी, दीगर अफराद के साथ नवाज अली का बेटा फैसल जरूर उस जीप में मौजूद होगा। पिछले दिन कुछ दिन उसे कराची में उसके बड़े ही वाज़ेह आसार मिले थे, फिर अचानक वो खबरों में ना रहा। मैं उम्मीद कर रहा था कि गुलशन इकबाल वाले बंगले में उससे मुलाकात हो जाएगी, मगर वो वहां पहुंचने से पहले ही तारा के साथ निकल गया। नतीजे में मैंने पहले नजीब और बाद में फिर तारा को उनके जायज अंजाम से हमकिनार कर दिया। हमारे दरमियान मजीद कुछ देर तक सोने के बिस्किट के बारे में गुफ्तगू होती रही। फिर उसने मुझसे पूछा, तुम बताओ मुझे क्या खुशखबरी देने वाले थे? मैंने पूछा, पहले ये तो बताओ कि मिस्टर नील आर्मर कब तक वापस आ रहे हैं? अभी मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, शेब ने साफ कोई से काम लेते हुए जवाब दिया। नील आर्मर ने मुझे आइंदा का प्रोग्राम नहीं बताया। वो इस कसीरुल माल ये सोने को किस तरह ठिकाने लगाएगा, मैं नहीं जानता। वैसे मैं नील आर्मर की जानिब से मुतमईन हूँ। वो मेरा बरसों का आजमाया हुआ है। अगर तुम मुतमईन हो तो फिर मुझे कोई फिक्र नहीं, मैंने बेपरवाही से कहा। वो बोला, मुझे इस बात की खुशी है कि तुम मुझ पर इस कदर एतबार करते हो। यकीन करो वजदान, उसके लहजे में गहरी संजीदगी दर आई।
अगर किसी मरहले पर खुदा न खास्ता किसी किस्म की कोई गड़बड़ हो गई तो मैं तुमसे किया हुआ वादा अपनी जेब से पूरा कर दूंगा। तुमसे जो तय हो गया है वो बाहर सूरत कैश की सूरत में तुम्हें जरूर मिलेगा। मुझे तुम्हारी दोस्ती पर फख्र है शुएब, मैंने पूरी सच्चाई के साथ कहा। इंशाल्लाह कोई गड़बड़ नहीं होगी। बिलफर्ज अगर ऐसा कुछ सेटअप हो भी जाता है तो मेरे नजदीक ये इतना बड़ा इशू नहीं होगा कि हमारी दोस्ती किसी इम्तिहान से गुजरना पड़े। दोस्ती हर फायदे नुकसान पर फोकियत रखती है। यार तुम दिल मोह लेने वाली बातें करते हो। वो एक नीचा कहका लगाते हुए बोला, सूदो ज़िया के इस किस्से को एक तरफ रखो और जल्दी से बताओ तुम्हारे पास कौन सी खुशखबरी है। बातों में लगाकर तुमने उस तरफ से मेरा ध्यान हटा दिया है। मैंने एक तवील सांस खारिज की, फिर शुएब गौरी के सवाल के जवाब में आज शाम से लेकर थोड़ी देर पहले तक पेश आने वाले वाकयात की तफसील उसे बता दी। मेरी बात के इख्तिताम पर वो चिल्ला उठा, ब्रेवो, यू आर ग्रेट वजदान, तुम्हारे इस कारनामे ने तो मेरे कलेजे में ठंडक उतार दी है। वेरी नाइस, हस्कम जहां पाक। फिर मैंने शुएब को पुलिस वालों के इस कारनामे से भी आगाह किया जिसमें तोन मार का इंस्पेक्टर अपने एएसआई को एतमाद में लेकर उन वाकयात को पुलिस मुकाबले का रंग देकर अपने कैडर पर दर्ज करवाने का प्रोग्राम बना चुका था। पूरी बात सुनने के बाद शुएब ने कहा, होता है, ऐसा भी होता है, यहाँ चलता है। जाने दो वजदान मियाँ, किस किस की इस्लाह करते फिरोगे। हम बहसीयत मजबूए एक करप्ट माशरे की सूरत इख्तियार कर चुके हैं। दवा से इलाज मुमकिन नहीं, अब सर्जरी किए बगैर चारा नहीं। अगर जुबानी कलामी और इस्लाही बातों से सुधार मुमकिन होता तो फिर CFK के क्याम की क्या जरूरत थी। तो मेरी बात समझ रहे हो ना वजदान। ये उसका स्टाइल नहीं था। आज शुएब बड़े मुख्तलिफ अंदाज में बात कर रहा था। वो जो कुछ कहना चाह रहा था मैं बड़ी वजाहत से समझ रहा था। वो एक हकीकत बयान कर रहा था जिसे समझने के लिए बहुत ज्यादा अक्ल और दानिश की जरूरत नहीं थी। मैंने गहरी सांस लेते हुए कहा, शुएब तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। वो चौंकते हुए बोला, वजदान इस वक्त रात का 1 बज रहा है। कल सुबह तुम्हें बहुत जल्दी उठना होगा, इसलिए अब कुछ नींद भी ले लो। पिछले चंद घंटों में तुमने बहुत मारा मारी की है, तुम्हें आराम की जरूरत महसूस होगी। हाँ ये बात तो है, मैंने कहा। मैं फ्रेश होने के बाद सो जाऊंगा। तुम्हारा टिकट और दीगर कागजात तो तुम तक पहुंच गए ना। हाँ कबीर शाह, इस सिलसिले में बहुत ही ज्यादा मुस्तदी दिखाई है, और किसी चीज की जरूरत हो तो बता दो। वो दोस्ताना अंदाज में पूछने लगा। मैंने कहा, सब ठीक है, तुम मुतमईन रहो। शुएब गौरी ने किसी फौरी ख्याल के तहत पूछा, वजदान तुमने जिस हंजर के तवस्सुत से मियां जाहिद हुसैन को जहन्नम रसीद किया है वो हर वक्त तुम्हारे पास रहता है ना। मैंने इस बात में जवाब देते हुए बताया, ये हंजर मेरे मरहूम दोस्त इम्तियाज अली की निशानी है। ये निशानी एक यादगार है, एक मददगार की हैसियत से मेरी पंडे पर बंधे हुए चर्मी केस में मौजूद रहता है। तुम इतने समझदार हो कि मैं एक छोटी सी बात की तरफ तवज्जो दिलाता मैं अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी ये बात अभी अभी मेरे जहन में आई, इसलिए जरूर कहूंगा। उसने इतना कहकर जरा तवक्कुफ किया, फिर बोला, एयरपोर्ट पर तुम्हारी और तुम्हारे सामान की चेकिंग होगी। तुम इस हथियार को अपने साथ ना ले जाओ तो अच्छा है। आम इस्तेमाल की छुरी चाकू की बात दूसरी है, मगर ये जालिम तो अपनी शक्ल से ही इंतहाई खतरनाक और सफाक नजर आता है। तुम्हारा इस सिलसिले में क्या ख्याल है। मैंने कहा, मैं तुम्हारे इस ख्याल से मुत्तफिक हूँ। इस हंजर के सिलसिले में मैं तुम्हारी हदायत को याद रखूंगा। विश यू गुड लक एंड अल्लाह हाफिज। शुएब ने अलविदाई अंदाज में कहा। मैंने खुदा हाफिज कहकर रिसीवर रख दिया। उसी लम्हे फोन की घंटी पूरे तमतराक से दोबारा बज उठी। इसका मतलब यही था क्योंकि पहले से ही मेरे नंबर को ट्राई कर रहा था, और जैसे ही मैंने रिसीवर रखा उसकी बनाई। तीसरी घंटी पर मैंने रिसीवर उठाकर माउथ पीस में हेलो कहा। यार वजदान, तुम हैरियत से तो हो ना। मिन्हाज बाकर की आवाज मेरी समाज से टकराई। मैं बिल्कुल हैरियत से हूँ, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, मगर आपकी आवाज से घबराहट झलकती है। खुदा न खास्ता कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई। वो कदरे समर के बोला, अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन बहुत कुछ हो सकता है। मैं शाम से लेकर अब तक 20-25 मरतबा तुम्हें ट्रेस करने की कोशिश कर चुका हूँ। तुमसे राब्ते के लिए मेरे पास यही फोन नंबर है। पहले तो बल जा रही थी, किसी ने फोन अटेंड नहीं किया, और अब काफी देर से तुम्हारा फोन अंगेज मिल रहा था। क्या तुम घर में नहीं थे। मैंने मसलहत के तकाजे को निभाते हुए हल्का से झूठ बोला। मिन्हाज साहब, मैं आज शाम पिक्चर देखने निकल गया था, अभी थोड़ी देर पहले वापस आया हूँ। फ्लैट में कदम रखते ही एक दोस्त का फोन आ गया, जिससे फारिग हुआ तो आपका फोन लग गया। एक लम्हे के तवक्कुफ से मैंने इजाफा किया, आप किस किस्म की गड़बड़ का जिक्र कर रहे हैं। आपकी बेटी शिबाना तो हैरियत से है ना। अब तो उसकी शादी में सिर्फ 1 हफ्ता बाकी रह गया है। शिबाना और घर के दीगर अफराद बाहरियत हैं, वो जल्दी से बोला। फिर असल मौजू की जानिब मुड़ते हुए उसने कहा,
वजदान, मैंने चंद रोज कबल तुमसे एक जराइम पेशा गिरोह का तस्करा किया था जो यहूदी लाबी के जेर असर इस शहर में सरगर्म अमल है। वो लोग दहशतगर्दी और बदअमनी के वाकयात में इस तरह मुलव्विस हैं कि किसी को इन पर शक नहीं हो सकता। मुकामी अफराद पर मुश्तमिल ये गिरोह बज़ाहिर बहुत से समाजी और फलाही काम करता है। अवाम उनके चेहरों के पीछे पोशीदा यहूदी अज़ाइम नहीं पढ़ पा रही, इसलिए वो कामयाबी से अपना मिशन जारी रखे हुए हैं। मिन्हाज बाकर सांस लेने को रुका तो मैंने कहा, हाँ, आपने ऐसे किसी गिरोह का जिक्र किया था और ये भी बताया था कि आप इन लोगों के खिलाफ किसी खुफिया किस्म की तहकीक में लगे हुए हैं जिसमें किसी मरहले पर आपको मेरी मदद की भी जरूरत होगी। वो मरहला आ गया है वजदान, वो पुरजोश अंदाज में बोला। मैं इस वक्त बड़ी ही शिद्दत से तुम्हारी जरूरत महसूस कर रहा हूँ। इस वक्त बेख्तियार मेरे मुंह से निकल गया। मैं जानता हूँ रात आधी से ज्यादा गुजर चुकी है। एयरपी से मिन्हास बाकर की आवाज उभरी। ये किसी शरीफ आदमी के आराम और नींद का वक्त है, लेकिन मैं तुम्हें जरूर जहमत दूंगा। इस जहमत के लिए पेश की माजरत कबूल कर लो। मैंने जल्दी से कहा, मिन्हाज साहब, इस किस्म की बातें करके मुझे शर्मिंदा ना करें। आप मेरे बुजुर्गों में से हैं, हुक्म करें। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ और आपके कौन से काम आ सकता हूँ? वैसे आपकी इस फरारी हालत को देखकर लगता है कि आपने उस यहूदियत नवाज जराइम पेशा गिरोह के बारे में कोई निहायत ही अहम राज पा लिया है। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, वो मजबूत लहजे में बोला। मैंने सभी इस गिरोह के 2 अफराद को ट्रेस कर लिया है। उस सिलसिले में मेरे अखबार के क्राइम रिपोर्टर ने बहुत ही तावन किया। शहजाद अली सिर्फ क्राइम रिपोर्टर ही नहीं बल्कि मेरे एतमाद का आदमी है। तुम उसे मेरे इन ताल्लुकदारों में शुमार कर सकते हो जो बैक वक्त दोस्त भी होते हैं और मुलाजम भी। उनकी मुलाजमत मावनत से कहीं आगे की चीज होती है। मैं रिसीवर कान से लगाए खामोशी से मिन्हाज बाकर की बात सुन रहा था। वो सिलसिला कलाम को जारी रखते हुए बोला, वजदान, अगर शहर शहजाद अली जैसे लोगों से भर जाए तो यहाँ पर जराइम का नामो निशान न रहे। अगरचे शहजाद अली लड़ाई भड़ाई के कामों का माहिर है, क्राइम रिपोर्टर होने के नाते वो काफी चाबुकदस्त और समझबूझ का भी मालिक है, मगर इस मरहले में मैं चाहता हूँ कि तुम उसके साथ रहो, बल्कि वो तुम्हारे अंडर काम करे। मैं तुम्हारी मामला फहमी और दूर अंदेशी का कायल हो चुका हूँ। तुमने जिस बहादुरी, समझदारी और जुर्रतमंदी से मेरे दोस्त काजी सुल्तान की इकलौती बेटी मुमताज को डाकू के चुंगल से न सिर्फ छुड़ाया बल्कि उसके अगवा के जिम्मेदारों को इबरतनाक अंजाम से भी दो चार किया था। ये किस्सा तो मैंने मुमताज और काजी सुल्तान की जुबानी सुना था, मगर तुमने जिस हिकमत अमली से काम लेकर दूसरी मर्तबा भी मुमताज को बचाया है, वो सब तो मेरे सामने की वारदात है। मुझे तुम जैसे किसी जवान ही की जरूरत है। मुझे यकीन है कि तुम्हारी वजह से मेरा ये मिशन पाया तकमील को जरूर पहुंचेगा। मिन्हाज बाकर बहुत ही जोश जज्बे के साथ लगातार बोल रहा था। उसे सुनकर मुझे हैरत होने लगी। मैंने अब तक उसे इंतहाई कमगो और गैर जज्बाती पाया था। वो एक ऐसा शख्स था जिसके साथ किसी भी मौजू पर तवील गुफ्तगू नहीं हो सकती थी। वो 2 और 2 4 की तरह टू दी पॉइंट बात करके मामला निपटा देता था। ऐसे शख्स का रवानी के साथ नॉन स्टॉप बोलना खिलाफ मामूल था। इससे एक बात यह भी समझ में आती थी कि मौजूदा मामले से उसकी गहरी जज्बाती दिलचस्पी थी। मैंने मिन्हाज को एक सच्चा और मुहिब वतन पाकिस्तानी पाया था जो मुल्क दुश्मन अनासर से शदीद नफरत करता था। जज्बाती वाबस्तगी सख्त से सख्त इंसान को भी उसके हौल से बाहर आने पर मजबूर कर देती है। शायद मिन्हाज बाकर के साथ भी कुछ इसी किस्म का मामला था। मैंने उसकी बात पूरी तवज्जो से सुनने के बाद कहा, मिन्हाज साहब, इस सिलसिले में आप मुझसे क्या ताउन चाहते हैं? वो बोला, मैंने जिन 2 अफराद का जिक्र किया है वो गुलिस्तान जौहर के एक फ्लैट में मुकीम है। ये अपार्टमेंट्स बिल्डिंग गुलिस्तान जौहर के आखिरी सिरे पर वाक़या है, जिसमें ज्यादातर फ्लैट सभी गैर आबाद हैं। मैं चाहता हूँ तुम शहजाद अली के साथ वहां पहुंचो और उन लोगों से उस गिरोह के बारे में मजीद उगलवाने की कोशिश करो। जुबान खुलवाने के सिलसिले में तुम पुलिस वालों से 4 हाथ आगे हो। मैं जल्द अज जल्द अपने शहर से यहूदी लाबी के कदम उखाड़ना चाहता हूँ। एक लम्हे के तवक्कुफ से उसने बताया, इन 2 अफराद के नाम जहांगीर और फवाद मालूम हुए हैं। मैंने पूछा, क्या यह ऑपरेशन आज ही रात ज़रूर होना बेहद जरूरी है? बेहद जरूरी, वो 2 टोक लहजे में बोला। मैंने एक गहरी सांस ली। वो जल्दी से बोला, इन जराइम पेशा लोगों के मिजाज और प्रोग्राम का कुछ भरोसा नहीं होता। ये लोग पल पल अपने ठिकाने बदलते रहते हैं। आज जहांगीर और फवाद गुलिस्तान जौहर के उस फ्लैट में हैं। मुमकिन है कल किसी इमरजेंसी में वो कहीं और शिफ्ट हो जाएं। मैं इस मौके को जाया नहीं करना चाहता। अगर ये सुराग हाथ से निकल गया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। ये तो आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं मिन्हाज साहब, मैंने मुतज़ब्ज़ब अंदाज में कहा। तो वो मेरे लहजे में छुपी उलझन को फौरन महसूस करते हुए बोला, तुम किस सोच में डूब गए वजदान? कुछ नहीं। कोई प्रॉब्लम है इस वक्त आने में? आने में तो कोई दुश्वारी नहीं, मैंने जल्दी से कहा।
फिर पूछा मुझे कहाँ पहुंचना होगा और कितने बजे तक पहुंचना होगा। मैं चाहता हूँ 1-2 घंटे में सब निबट जाए। वो जहां दीदा आदमी थे। मेरे लहजे में शामिल गुरेज नुमा तजब्जुब ने उन्हें बता दिया कि मैं उस वक्त किसी इंतहाई पेचीदा मामले में उलझा हुआ हूँ। वो नहायत ही मुशफ़क़ाना अंदाज इख्तियार करते हुए बोले, मुझसे खुलकर बात करो वजदान। मैंने महसूस किया है कि तुम मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हो। मैंने बाकर को पेश आमदा सूरत हाल की वजाहत करते हुए कहा, मिनहाज साहब, ताज़ा तरीन मालूमात के मुताबिक मेरी साथी साहिल को आज सुबह कराची से लाहौर रवाना कर दिया गया है, जहां से वो मेरे दीरीना दुश्मन मलिक नवाज अली की हवेली में पहुंचा दी जाएगी। मैं कल सुबह 8 बजे की फ्लाइट से लाहौर जा रहा हूँ। ये प्रोग्राम फुल एंड फाइनल है। ओ, मिनहाज बाकर गहरी सांस लेकर रह गया। आप मायूस न हो मिनहाज साहब, मैंने जल्दी से कहा, आपका मिशन अधूरा नहीं रहेगा। मुझे उम्मीद है हम 2 घंटे में फारिग हो जाएंगे। अब उसके अंदाज में मुझे तजब्जुब महसूस हुआ। मेरे हालात जानने के बाद वो किसी गहरी सोच में डूब गया था। मैंने उसकी उलझन को सुलझन में बदलते हुए कहा, आप फिक्र न करें मिनहाज साहब, मैंने आज दिन में 3-4 घंटे की नींद ले ली थी। इस वक्त मैं बिल्कुल फ्रेश और चाको चौबंद हूँ। आप बताएं मैं कहाँ पहुँचूँ? थोड़े से तामुल के बाद उसने कहा, तुम मेरे अखबार के दफ्तर ही आ जाओ, मैं इस वक्त दफ्तर में मौजूद हूँ। तुम्हें इस ग्रोह के हवाले से कुछ ब्रीफ भी करना है। ठीक है, मैं 1 घंटे में पहुंच रहा हूँ, मैंने फैसला कुन लहजे में कहा। उसने मेरा शुक्रिया अदा करने के बाद फोन बंद कर दिया। मेरे फ्लैट से मिनहाज बाकर के दफ्तर का फासला सिर्फ 30 मिनट का था। निस्फ शब के बाद वैसे भी रोड हार्डली मिलती और मैं ये बासानी फासला 20 मिनट में तय कर सकता था। 1 घंटे का वक्त मैंने इसलिए लिया था कि मैं थोड़ा फ्रेश होना चाहता था। गुज़श्ता 4 घंटे मैंने अफरा तफरी और मारा मारी में गुजारे थे। मैं एक भरपूर शावर की जरूरत शिद्दत से महसूस कर रहा था। मैंने बैग से कपड़े निकाले और वॉशरूम में घुस गया। दौरान गुस्ल में मुझे भूख का एहसास हुआ। उस वक्त मुझे याद आया कि मैंने आज दोपहर के बाद से अभी तक बाकायदा खाना नहीं खाया था। शाम में सदर के इलाके में मैंने लाइट रिफ्रेशमेंट जरूर ले लिया था, मगर उसे खाने में शुमार नहीं किया जा सकता था। फिर मलिक रऊफ के बंगले में जिन हालात से मैं नबुर्द आजमा रहा, उन्होंने मेरी भूख को चमका दिया था। मैंने सोचा मिनहाज बाकर की तरफ जाते हुए रास्ते में बोर्ड बेसन से कुछ खा लूंगा। इस इलाके में रात के तक रेस्टोरेंट खुले रहते थे। वो इलाका एक तरह से फूड मार्केट की हैसियत रखता था। मैं नहा धोकर तैयार हुआ तो रात का 1:30 बज रहा था। फिर इससे पहले कि मैं फ्लैट से बाहर निकलता घंटी बज उठी। मुझे हैरत हुई कि रात के इस वक्त दरवाजे पर कौन हो सकता है। इस इलाके में तो वैसे भी प्राइवेसी का बहुत ही ख्याल रखा जाता था और फिर आधी रात के बाद बेल का बजना हाली अज इल्लत नहीं हो सकता था। डोर बेल एक तरह का सवाल होता है जिसके जवाब में शुरफा दरवाजा खोलते हैं। मैं तो वैसे भी दरवाजा खोलने वाला था, लिहाजा ये जवाब और भी आसान हो गया। मैंने दरवाजा खोला तो सामने 802 वाली पड़ोसन खड़ी थी। मैं उसे इस वक्त वहां देखकर चौंका। उसने हाथ में एक ट्रे उठा रखी थी जिसमें 2-3 बर्तन ढके हुए नजर आ रहे थे। मैंने सवालिया नजरों से अपनी पड़ोसन नीला को देखा। वो जल्दी से बोली, आजकल आपकी मिसेज दिखाई नहीं दे रही। उसका इशारा साहिल की जानब था। हम इस फ्लैट में दुनिया वालों की नजरों में मियाँ बीवी की हैसियत से रह रहे थे। इस रिश्ते की आड़ में समाजी जिंदगी बड़ी ही सहल और पुरसुकून होती है, वरना जिसकी भी निगाह उठती है शख्स से लबरेज होती है। मैंने उसके हाथ में मौजूद ट्रे की तरफ देखते हुए कहा, वो चंद रोज से अपने मेके लाहौर गई हुई है। मैं कल सुबह इसे लेने जा रहा हूँ। दरअसल आज मैंने अपने घर में मिलाद करवाया था। अनीला ने मुझे भरपूर निगाह से देखते हुए कहा, अच्छा हुआ मैं इस वक्त खाना लेकर आ गई। उसे ट्रे मेरी जानिब बढ़ाते हुए कहा, वरना सुबह तो आप फिर गायब हो जाते। ये आपके हिस्से का खाना है। मैं जिस अपार्टमेंट बिल्डिंग में ठहरा हुआ था उसके हर फ्लोर पर सिर्फ 2 फ्लैट आमने सामने बने हुए थे। मैं 801 में था और नीला 802 में। उसके शौहर का नाम तुफैल था, जो किसी बैंक में मोअज़्ज़ज़ ओहदे पर फाइज था। फैसल और असन नामी 2 बच्चों के साथ वो एक खुशहाल और मुतमईन फैमिली का नक्शा पेश करते थे। अनीला से 1-2 मरतबा लिफ्ट में आते जाते मेरी हाय हेलो हुई थी और वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। उसकी तारीफ में सिर्फ इतना कह देना ही काफी है कि वो एक भरपूर औरत थी। मैंने इसके हाथ से ट्रे ले ली और पूछा, क्या तुफैल साहब इस वक्त घर में नहीं है? ये सवाल मैंने इस घर से पूछा था कि इतनी रात को से खुद खाना देने आना पड़ा था। वो बोली, तुफैल सरगोदा गए हुए हैं और दोनों बच्चे सो रहे हैं। थोड़ी देर पहले मैंने आपको फ्लैट में लाइट देखी तो इसलिए खुद ही चली आई। आज का खाना कल देते हुए अच्छा नहीं लगता। आपको बर्तन अभी वापस कर दूं ना? बर्तन बाद में आ जाएंगे। वो मेरा जुमला मुकम्मल होने से पहले ही बोल उठी। मैंने ज़ेरे मुस्कुराते हुए उसका शुक्रिया अदा किया और खाने की ट्रे लेकर अंदर आ गया। इस वक्त मुझे शदीद भूख लग रही थी। ये खाना बर वक्त पहुंचा था। मैंने ट्रे में मौजूद मुख्तलिफ बर्तनों के ढक्कन उठाकर देखे। एक डिश में गर्मा गर्म चिकन बिरयानी थी।
जिसमें से धीमी धीमी भाप भी उठ रही थी। लगता था कि अभी अभी देख के अंदर से निकाली गई है। इसके अलावा कोरमा था, ताफ्तान थे और उसके साथ ही दीगर लवाजमात के साथ स्वीट डिश भी थी, जिसके अनासर तरकीबी में खुबानी को अव्वलियत और मरकजियत हासिल थी। ये एक ऐसा वक्त और मौका नहीं था कि मैं पेट भरकर खाना खाता। मैं जिस मिशन पर रवाना हो रहा था उसका तकाजा था कि हल्का फुल्का खाना खाऊं। चुनांचे 10 मिनट में मैंने आतिश शिकम को सर्द किया और फ्लैट से बाहर आ गया। जब मैं मिन्हास बाकर के दफ्तर में पहुंचा तो रात के ठीक 2 बज रहे थे। मिन्हास ने फौरन मुझे अपने कमरे में बुला लिया। रस्मी अलैक्स के बाद मैंने उसे पूछा कि आप तो अल सुबह दफ्तर आया करते हैं, इस वक्त आपको यहाँ देखकर हैरत हो रही है। मुझे एक इमरजेंसी में आधी रात को दफ्तर आना पड़ा है, उसने इस तरह लहजे में कहा। यहाँ आने के थोड़ी देर के बाद ही मैंने तुमसे फोन पर राब्ता करना चाहा था। खैर, वो जल्दी से मौजू बदलते हुए बोला, तुम सुनाओ क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैंने कहा। फिर पूछा, आप किसी इमरजेंसी का जिक्र कर रहे हैं? वो चंद लम्हे खामोश रहने के बाद बोला, अभी 2 घंटे पहले पुलिस ने डिफेंस में कामयाब ऑपरेशन किया है। मुझे बाहबर जराए से जैसे ही इस ऑपरेशन की इतला मिली, मैं दफ्तर चला आया। मेरे अखबार की हर एक टीम बरवक्त जाए वक़ूआ पर पहुंच जाती है। सुबह तक सनसनीखेज खबरों की तवक्का है। पुलिस ऑपरेशन के जिक्र पर मेरा माथा ठनका। आज रात 10:30 से 11:30 बजे तक मैं मलिक रऊफ के बंगले पर बहुत ही मसरूफ रहा था। अज़ा बाद वहां पुलिस की मसरूफियत शुरू हो गई थी। मिन्हास बाकर ने पुलिस के ऑपरेशन का तस्करा किया था तो लामहला मेरा जहन उस तरफ चला गया। पुलिस ने किस किस्म का ऑपरेशन किया है मिन्हास साहब? मैंने इस्तफसार किया। थोड़े तामुल के बाद उसने बताया कि डिफेंस के एक बनिस्बत कम आबाद फेज में मलिक रऊफ नामी मनशियात का एक स्मगलर रहता है। पुलिस ने उसके बंगले पर कामयाब छापा मारा है। वहां पुलिस को शदीद नौयत की मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा। इस मारामारी में मलिक रऊफ के अलावा 2 मजीद अफराद की हलाकत वाक़या हुई है। 2 मुलाजिम शदीद ज़ख्मी हुए हैं। हलाक होने वाले 3 अफराद में मलिक रऊफ, उसका मुसल्ला बॉडीगार्ड असलम और एक मारूफ समाजी और सियासी शख्सियत मियाँ जाहिद हुसैन भी शामिल हैं। ये पता नहीं चल सका कि मियाँ जाहिद हुसैन एक स्मगलर के बंगले पर क्या कर रहा था। पुलिस ने भारी जमीयत के साथ कार्रवाई करके न सिर्फ स्मगलर को कुचल डाला बल्कि उसके बंगले से मनशियात की भारी मिकदार भी बरामद कर ली है। वो एक लम्हे सांस लेने की खातिर रुका, फिर बात जारी रखते हुए बोला, ये ऑपरेशन इंस्पेक्टर कादर बख्श की निगरानी में हुआ है। उसकी बात खत्म हुई तो मैं गहरी सोच में डूब गया। एक अखबार का पब्लिशर एंड एडिटर बिल्कुल इसी अंदाज में सोच रहा था जैसा पुलिस चाहती थी। गोया मोटी तोंद वाला इंस्पेक्टर कादर बख्श अपनी स्कीम में कामयाब रहा था। इस पूरे एक्शन का सबसे ज्यादा अहम किरदार मैं था। इस वाक़े के बारे में मुझसे ज्यादा और कोई नहीं जानता था, मगर मैं मिन्हास बाकर को कुछ नहीं बताना चाहता था, कुछ भी नहीं। वैसे एक बात तय है, वो गहरी संजीदगी से बोला, मियाँ जाहिद हुसैन किसी चक्कर में वहां फंस गया होगा और मेरा जाती ख्याल है कि वो पुलिस मुकाबले में नहीं मारा गया, बल्कि पुलिस के वहां पहुंचने से पहले ही मौत के घाट उतारा जा चुका था। उसकी गर्दन की कटी हुई लाश एक बरामदे में पड़ी मिली थी, जबकि पुलिस ने इस ऑपरेशन में गन फायरिंग से काम लिया है। बहरहाल सुबह तक सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। मियाँ जाहिद हुसैन इस शहर के मोअज़्ज़ज़ अफराद में शुमार होता था। अवाम को ये बात मालूम नहीं थी कि वो एक फाल सिंडिकेट का बॉस था, बल्कि हवास की अक्सरियत भी इस राज से बेखबर थी, जिनमें मिन्हास बाकर भी शामिल था। मैंने आज तक मियाँ जाहिद के हवाले से अपने मामलात के बारे में मिन्हास बाकर को कुछ भी नहीं बताया था और अब तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। मुझे खामोश देखकर मिन्हास बाकर ने कहा, किस सोच में डूब गए हो वजदान? कुछ नहीं, मैंने चौंकने की अदाकारी की। बस जरा साहिल की तरफ ध्यान चला गया था। वो एकदम संजीदा हो गया, फिर मुझे जहांगीर और फवाद के बारे में बताने लगा। उसने अब तक यहूदी तंजीम के आलाकार गिरोह के बारे में जो तहकीक की थी उससे मुझे आगाह किया। चंद हदायत दी और गंभीर लहजे में कहा, ये राज हमारे दरमियान रहना चाहिए वजदान, यानी मेरे और आपके दरमियान। उसने इस बात में सर हिला दिया। मैंने कहा, और आपका वो क्राइम रिपोर्टर शहजाद अली? वो मेरे भरोसे का आदमी है। मिन्हास ने ठोस लहजे में कहा, गोया ये राज हम तीनों के बीच हुआ ना? हाँ बिल्कुल। वो सर को असबाती जुम्बश देते हुए बोला, और अगर किसी मरहले पर हमें पुलिस की जरूरत पेश आई तो इसका बंदोबस्त भी मौजूद है। 1-2 बाइख्तियार पुलिस ऑफिसर मेरे गहरे दोस्तों में से हैं। मैं उन्हें एतमाद में लेकर बड़े से बड़ा काम निकलवा सकता हूँ। वो चंद लम्हात का तवक्कुफ करने के बाद गोया हुआ, वैसे तुम्हारी मौजूदगी में मुझे यकीन है कि किसी और किस्म की मदद नहीं लेना पड़ेगी। तुम अकेले ही तमाम मामला से निबट लोगे। ये तो आपकी मोहब्बत है जो आप मुझ पर इतना एतबार कर रहे हैं। मैंने कहा। वो बोला, तुम किसी हद तक ठीक कहते हो। इस एतमाद में
ایک حد تک میری محبت اور شفقت بھی شامل ہے، مگر غالب عنصر تمہاری کارکردگی ہے۔ اب تک کہ تمہارے تمام کارنامے میرے سامنے ہیں۔ میں نے موضوع کا زاویہ بدلتے ہوئے کہا، وہ آپ کا کرائم رپورٹر شہزاد نظر نہیں آ رہا؟ وہ اس وقت دفتر ہی میں ہے، منہاس باقر نے بتایا۔ میں ابھی اسے اپنے کمرے میں بلا کر تم سے متعارف کرواتا ہوں۔ پھر ذرا توقف کے بعد اس نے کہا کہ میں نے اپنے اخبار کے لیے ایک فل ٹائم الگ کرائم رپورٹر بھی رکھا ہوا ہے، جو اس وقت اخباری ٹیم کے ساتھ ڈیفنس کیا ہوا ہے۔ شہزاد علی کو میں ہاس الحاس معاملات میں ہی استعمال کرتا ہوں، اخبار کے حوالے سے اس پر کوئی لوڈ نہیں ہے۔ پھر وہ مختصر الفاظ میں شہزاد کے بارے میں بتانے لگا، جس کے مطابق 10 سال پہلے وہ جہلم سے کراچی آیا تھا۔ اس نے انٹرنس تک تعلیم حاصل کر رکھی تھی۔ ہنر کے نام پر اسے ڈرائیونگ آتی تھی۔ ابتدا میں اسی ہنر کو ذریعہ معاش بنایا۔ منہاس نے دیکھا کہ بندہ پڑھا لکھا اور چابک دست ہے، تو اس نے شہزاد کو رپورٹنگ سائٹ میں آزمایا۔ اس شعبے میں وہ حاصل نمایاں رہا اور آگے چل کر اخبار کے لیے کرائم رپورٹر کی حیثیت سے خدمات انجام دیتا رہا۔ آج کل وہ مکمل طور پر منہاس باقر کے اشاروں پر ناچتا تھا۔ منہاس باقر اسے پھڈے والے معاملات میں استعمال کرتا تھا، کیونکہ شہزاد دنگا فساد کی دنیا میں خاصی مہارت رکھتا تھا۔ آئندہ چند لمحات میں شہزاد علی سے بالمشافہ متعارف ہو چکا تھا۔ وہ ایک دراز قامت اور دبلا پتلا شخص تھا۔ اس کا قد 6 فٹ کے قریب اور عمر لگ بھگ 30 سال رہی ہوگی۔ اس سے مسافہ کرنے میں مجھے بہت مزہ آیا۔ اس کی ہتھیلی خاصی کشادہ، انگلیاں آہنی سلاحوں کی مانند اور گرفت مضبوط تھی۔ اسے جس گرم جوشی سے مجھ سے ہاتھ ملایا تھا، اس سے میں نے فوراً اندازہ لگا لیا کہ وہ یاروں کا یار اور مرنے مارنے کو تیار رہنے والا بندہ ہے۔ ایسے افراد اپنے مقصد اور دوستوں کے لیے جان کی بازی لگانے میں کسی سوچ بچار سے کام نہیں لیتے۔ یہ کہنے میں مجھ کو باک نہیں کہ شہزاد علی سے مل کر میں نے دلی مسرت محسوس کی۔ ٹھیک 2:30 بجے ہم منہاس باقر کے دفتر ہائی روف میں اپنی منزل کی جانب روانہ ہو گئے۔ گلستان جوگر کا یہ حصہ اس وقت رات کی تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ ہر طرف خاموشی اور سناٹے کا راج تھا۔ ہمیں اپنے مطلوبہ فلیٹ تک آنے کے لیے خاصا لمبا سفر کرنا پڑا۔ دن کے وقت یہ فاصلہ پونے گھنٹے میں طے نہیں ہو سکتا تھا، مگر رات کے آخری پہر سڑکیں سنسان پڑی تھیں۔ پھر شہزاد نے اچھی خاصی تیز رفتاری کا مظاہرہ بھی کیا، چنانچہ ہم صرف 20 منٹ میں اپنی منزل مقصود تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ بلا شبہ شہزاد ایک مشاق ڈرائیور ثابت ہوا تھا۔ شہزاد نے جس اپارٹمنٹ بلڈنگ کے پچھواڑے میں گرین ہائی روف کھڑی کی، وہ گلستان جوہر کے بالکل ہی آخری سرے پر واقع تھی۔ اس بلڈنگ کے بہت کم فلیٹس ابھی آباد ہوئے تھے۔ یہ بلڈنگ 4 بلاکس A, B, C اور D پر مشتمل تھی۔ ہر بلاک کے 4 فلور تھے، یعنی کل 5 منزلیں تھیں۔ فلیٹ سسٹم میں پہلی منزل کو گراؤنڈ کا نام دے کر گنتی سے خارج کر دیا جاتا ہے۔ کوئی بھی 5 منزلہ عمارت 4 فلور بلڈنگ ہو کر رہ جاتی ہے۔ میرے مطلوبہ دونوں افراد بلاک ڈی کے فلیٹ نمبر 308 میں تھے۔ وہ ایک کارنر فلیٹ تھا جو تیسرے فلور پر واقع تھا۔ اس بلڈنگ کے ہر فلور پر 8 فلیٹ بنے ہوئے تھے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کتنا بڑا رہائشی پروجیکٹ ہوگا۔ ویسے گلستان جوہر کے اکثر پروجیکٹس دیو ہیکل اور ہیبت ناک ہیں۔ اس رہائشی منصوبے کی عمارتوں کو منڈی کہا جا سکتا ہے۔ ہم گاڑی سے باہر آئے اور محتاط قدموں سے چلتے ہوئے بلڈنگ کے باؤنڈری وال تک پہنچ گئے۔ میرے پاس اپنا مخلص اور آزمودہ خنجر تھا، جبکہ دوران سفر میں شہزاد علی مجھے بتا چکا تھا کہ وہ اپنے ساتھ ایک پسٹل لایا ہے۔ ہم نے چوکیدار کی نظر سے نظر بچا کر باؤنڈری وال کراس کی اور عمارت کے اندر پہنچ گئے۔ اس کے بعد ہمیں اپنے ٹارگٹ فلیٹ تک رسائی حاصل کرنے میں صرف 3 منٹ لگے تھے۔ اس کے ساتھ ہی یہ پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔